Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. So today in this video we are going to learn about unit 3 of psychology, that is cognitive processes. But before starting the video, if you are new to my channel and you haven't subscribed yet, subscribe it right now. Don't forget to press the bell icon so you can get notification every time I post something new. Also, you can follow me on Instagram and Facebook. The link is given below in the description box. You can go and check it out. So without any further delay, let's get started. तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी. कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, परसीव, रिमेंबर एंड लर्न. मतलब कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है दैट स्टडीज अबाउट द मेंटल प्रोसेसेस, जिसमें मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं हम, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि लोग जो होते हैं, हाउ पीपल थिंक, कैसे सोचते हैं, वो कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, कैसे चीज़ों को रिमेंबर करते हैं और कैसे चीज़ों को लर्न करते हैं. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें हम मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं. दैट इंक्लूड्स हाउ people think, learn, remember or perceive things. So this is all about cognitive psychology. Next we are going to learn कि cognition का मतलब क्या होता है. तो cognition comes from the Latin word cognito, meaning to apprehend or understand. That means कॉग्निशन जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है कॉग्निटो, विच मीन्स टू अप्रीहेंड और टू अंडरस्टैंड. दैट मीन्स समझना, यानी कॉग्निशन का मतलब होता है समझना, टू अंडरस्टैंड और टू अप्रीहेंड. इसमें कई सारी प्रोसेस होती है जैसे अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे. सो इन दिस वीडियो बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी अटेंशन, द फर्स्ट प्रोसेस. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अटेंशन के बारे में. बाकी जितनी भी प्रोसेसेस हैं जैसे थिंकिंग हो गई, लर्निंग हो गया, मेमोरी हो गया, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखते हैं अटेंशन क्या होता है. अटेंशन इज द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया एट अ पर्टिकुलर टाइम टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज. यानी अटेंशन क्या होता है? अटेंशन का मतलब होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर आइडिया या किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जब फोकस करते हैं टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़, यानी बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ हैं उन सबको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एक किसी पर्टिकुलर आइडिया पे जब हम फोकस करते हैं एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम, दैट इज नोन एज अटेंशन. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ अटेंशन. अटेंशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस which compels the individual to select some particular stimulus according to his interest and attitude out of the multiplicity of stimuli present in the environment. मतलब कि attention क्या होता है? attention is defined as a process, एक ऐसी process जो कि individual को compel करती है कि सिर्फ और सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस, मतलब पर्टिकुलर सिर्फ एक आइडिया या पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है आउट ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुलाई, यानी नंबर ऑफ स्टिमुलाई आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टिमुलाई present in the environment, but still out of all those stimuli, out of all those stimulus you select only one. आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिर्फ एक पर्टिकुलर आइडिया पे आप अपना पूरा फोकस कर रहे हो, पूरा कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हो according to his interest. According, that means according, and that also according to your interest and attitude only. यानी आपके environment में बहुत सारे stimulus हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे objects हैं, ideas हैं, but still out of your interest and out of your attitude you select only one particular idea, one particular stimuli. That is attention. आपका focus सिर्फ एक particular idea, किसी एक particular object पे जा रहा है, although you have a number of objects or ideas to focus upon, but still you focus only on one particular idea, one particular object at a particular given time, then it is known as attention. Okay, so attention is defined as a process which compels the individual, जो कि individual को compel करती है कि टू सेलेक्ट सम पर्टिकुलर स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, कि वो अपने इंटरेस्ट और अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को सेलेक्ट करे, ऑल्दो उसके पास क्या है, आउट ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में मल्टीपल नंबर ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंट होने के बावजूद भी इफ यू आर सेलेक्टिंग ओनली वन स्टिमुलाई, देन you are focusing only on one stimuli, then this is known as attention. Okay, so next definition is attention is the concentration of consciousness. Attention is the concentration of consciousness upon one object rather than upon another. Means आप
पूरे कॉन्शियसनेस के साथ सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, दैट इज नोन एज अटेंशन. अटेंशन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अनदर. बाकी किसी ऑब्जेक्ट या किसी आइडिया को कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय आप सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो विद योर फुल कॉन्शियसनेस, दैट इज अटेंशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अटेंशन. ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे अटेंशन टाइप्स ऑफ अटेंशन. तो अटेंशन जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है. पहला होता है वॉलेंट्री अटेंशन, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री अटेंशन. वॉलेंट्री अटेंशन को हम वॉलिशनल भी कहते हैं और इनवॉलेंट्री अटेंशन को हम नॉन वॉलिशनल भी बोल सकते हैं. तो वॉलेंट्री अटेंशन का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री का मतलब होता है आपके इच्छा अनुसार, यानी आपके कंट्रोल में अगर कोई चीज़ हो रही है, दैट इज़ योर वॉलेंट्री एक्शन, सॉरी दैट इज़ योर वॉलेंट्री अटेंशन. ठीक है, तो कोई भी चीज़ है जो अकॉर्डिंग टू योर विल, आपके इच्छा अनुसार हो रही है या आपके कंट्रोल में है, तो दैट इज़ वॉलेंट्री. एंड इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज़ अगेंस्ट योर विल, आप ना चाहते हो बट फिर भी वो चीज़ हो रही है, दैट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल. मतलब वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है. अगेंस्ट योर विल मतलब आप नहीं चाहते हो बट स्टिल दैट इज़ हैपनिंग, तो बेसिकली ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तो इसको कहते हैं इनवॉलेंट्री अटेंशन. ठीक है, वॉलेंट्री अटेंशन और इनवॉलेंट्री अटेंशन को थोड़ा डिफरेंशिएट करिए है ताकि आपको इजीली समझ में आए. तो वॉलेंट्री अटेंशन क्या होता है? वॉलेंट्री अटेंशन डिमांड्स अ कॉन्शियस एफर्ट, यानी वॉलेंट्री अटेंशन में डिमांड्स अ कॉन्शियस एफर्ट. जब तक आप नहीं चाहोगे वॉलेंट्री अटेंशन कैन नॉट बी अचीव्ड. ठीक है, वॉलेंट्री अटेंशन में एक कॉन्शियस एफर्ट होना ज़रूरी है. आपकी इच्छा होनी ज़रूरी है, आपकी तरफ से एक कॉन्शियस एफर्ट होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन एग्जाम, मतलब अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अनटिल एंड अनलेस जब तक आप नहीं चाहोगे कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब तक आप उसमें एफर्ट्स नहीं पुट करोगे, जब तक आप अपनी इच्छा से फोकस नहीं करोगे, अटेंटिव नहीं रहोगे, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो ये होता है वॉलेंट्री अटेंशन. वॉलेंट्री का मतलब होता है हमारी इच्छा अनुसार, यानी हमारे कंट्रोल में. तो जब तक अंटिल, इसमें क्या होता है वॉलेंट्री अटेंशन में, इसमें एक कॉन्शियस एफर्ट चाहिए होता है. तो जब तक आप ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालोगे, यू वोंट बी एबल टू अचीव दैट वॉलेंट्री अटेंशन. इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन एन एग्जाम. यानी अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू पुट अ कॉन्शियस एफर्ट, आप जब तक उसमें एफर्ट नहीं डालोगे, यू आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट थिंग, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दैट वॉलेंट्री अटेंशन. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इनवॉलेंट्री अटेंशन. हालांकि इसमें क्या होता है, वॉलेंट्री अटेंशन में कॉन्शियस एफर्ट चाहिए होता है, और इनवॉलेंट्री अटेंशन में क्या होता है, अराउज्ड विदाउट द प्ले ऑफ विल, विदाउट मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन अवर पार्ट. इसका मतलब ये होता है कि इनवॉलेंट्री अटेंशन में हमारी इच्छा की ज़रूरत ही नहीं है. विदाउट द प्ले ऑफ विल मतलब हम बिना हमारी इच्छा के, हमारे इच्छा अनुसार होता है और ये चीज़ हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल. तो दिस इज़ इनवॉलेंट्री अटेंशन. इसका एग्जाम्पल है लाउड साउंड, ब्राइट लाइट्स. आपने देखा होगा कि कहीं पे अगर लाउड साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है या बहुत ब्राइट लाइट्स है, तो ना चाहते हुए भी आपकी अटेंशन आप वहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है, ना चाहते हुए भी आपका फोकस वहाँ जाता है. क्यों? बिकॉज दिस कम्स अंडर द इनवॉलेंट्री अटेंशन. इनवॉलेंट्री अटेंशन में ये होता है कि विदाउट द कॉन्शियस एफर्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल का कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगता है, ना ही आपकी विल इसमें कोई एक्टिव रोल प्ले करती है. तो विदाउट योर विल एंड विदाउट योर कॉन्शियस एफर्ट दिस इनवॉलेंट्री अटेंशन कैन बी अचीव. ठीक है, तो बेस्ट एग्जाम्पल है लाउड साउंड, ब्राइट लाइट्स और ब्राइट कलर. कोई भी ब्राइट लाइट होगा या ब्राइट कलर्ड ऑब्जेक्ट होगा या बहुत ज़्यादा साउंड होगा, तो ना चाहते हुए भी आपकी अटेंशन वहाँ डाइवर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. तो अभी देखते हैं वॉलेंट्री अटेंशन दो टाइप का होता है. पहला है इम्प्लिसिट वॉलिशनल अटेंशन, सेकेंड इज एक्सप्लिसिट वॉलिशनल अटेंशन. तो इम्प्लिसिट वॉलिशनल अटेंशन में क्या होता है, ओनली सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिक्वायर्ड. सिंगल एक्ट ऑफ विल का मतलब है कि सिर्फ आपने एक बार सोचा कि ठीक है ये काम करना है एंड यू विल बी एबल टू डू दैट. आपका पूरा अटेंशन उस काम के लिए होगा. जैसे सिंगल एक्ट ऑफ विल, ओनली वन सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिक्वायर्ड टू अराउज इम्प्लिसिट वॉलिशनल अटेंशन. इसका एग्जाम्पल है किसी टीचर ने बच्चे को होमवर्क दिया और वार्निंग दे दी कि अगर आप ये कंप्लीट करके नहीं लाओगे आई विल पनिश यू. तो ये चीज़ जो है, बच्चे ने सिर्फ एक बार सोचा कि येस आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क एंड ओनली वन एक्ट ऑफ विल वॉज रिक्वायर्ड और उसने वो टास्क पूरी तरह से कंप्लीटली फिनिश कर लिया. सो ये चीज़ हुआ इम्प्लिसिट वॉलिशनल अटेंशन के अंदर. ठीक है, अब एक्सप्लिसिट वॉलिशनल अटेंशन में क्या होता है, यहाँ पे रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल इज रिक्वायर्ड. रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल इज रिक्वायर्ड. सिर्फ आपके एक बार चाहने से नहीं होगा,
कई बार रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल जब तक ये नहीं होगा, आप पूरी तरह से अटेंशन नहीं दे पाओगे किसी भी काम में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया, जैसे मान लीजिए एग्जामिनेशन डेज के दौरान आपने सिर्फ एक बार सोचा कि अच्छा ठीक है, आई हैव टू स्टडी हार्ड, मुझे अच्छे से पढ़ना है सो दैट आई कैन स्कोर गुड, बट दैट वोंट हेल्प यू, राइट। आपको बार बार यू हैव टू गिव रिपीटेड एक्ट्स, यू हैव टू इट विल टेक रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल। तो बार बार ये चीज़ आनी चाहिए कि नो, आई हैव टू स्टडी हार्ड, देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव प्रॉपर अटेंशन टू योर स्टडीज। तो एक्सप्लिसिट वॉल्यूशनल अटेंशन में क्या होता है, इंडिविजुअल को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ही हैज़ टू स्ट्रगल अ लॉट टू गिव अटेंशन टू एनी वर्क, ठीक है। तो इम्प्लिसिट वॉल्यूशनल अटेंशन में क्या होता है, ओनली सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिक्वायर्ड टू अराउज अटेंशन, और एक्सप्लिसिट वॉल्यूशनल अटेंशन में क्या होता है, रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बार बार विल पावर जो है यूज होती है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, मेथड्स ऑफ अराउजिंग अटेंशन या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन, कुछ भी कह लो सेम चीज़ है। तो ऐसे कुछ सर्टेन फैक्टर्स या कंडीशंस होते हैं जो किसी इंडिविजुअल में अटेंशन को प्रोड्यूस कर सकती है या कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि अटेंशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन्हें एक्सटर्नल फैक्टर कहा जाता है। और इंटरनल फैक्टर दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसे इंटरनल फैक्टर कहा जाता है। तो अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स और कुछ कंडीशंस हैं दैट आर एबल टू प्रोड्यूस और कंट्रोल अटेंशन। तो पहला है नेचर ऑफ स्टिमुलस। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टिमुलस होते हैं, ठीक है, कई सारे प्रकार के स्टिमुलस होते हैं, लेकिन हर स्टिमुलस पे, हर ऑब्जेक्ट पे हमारा अटेंशन इतनी जल्दी डाइवर्ट नहीं होता, इतनी जल्दी अटेंशन हमारी नहीं जाती है, ठीक है। तो कुछ एक पर्टिकुलर नेचर होना चाहिए किसी भी स्टिमुलाई में, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर नेचर होना चाहिए जिससे हमारी अटेंशन बहुत जल्दी उस तरफ डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। तो नेचर ऑफ स्टिमुलस में आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि आपने मान लो एक बैनर है या एक होर्डिंग है, उस पर कुछ वर्डिंग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत रेयर है कि आपका ध्यान उस वर्डिंग्स पे जाएगा, बजाय इसके कि अगर उस पर पिक्चर्स होते, ठीक है, अगर उस पर पिक्चर्स होंगे तो आपका ध्यान ज़्यादा जल्दी जाएगा उस पर, ठीक है, आपकी अटेंशन ज़्यादा जल्दी कैच करेगा वो बैनर, ठीक है। और जो वर्ड्स होते हैं वो अपनी तरफ अटेंशन को अट्रैक्ट बहुत कम कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द पिक्चर्स। और पिक्चर्स में भी एनिमल्स की अगर पिक्चर होगी तो इट वुड बी एबल टू अट्रैक्ट अटेंशन, रादर अगर उसमें बजाय इसके कि उसमें किसी मेल या फीमेल ह्यूमन, अगर ह्यूमन बीइंग की पिक्चर होगी, स्पेशली मेल और फीमेल पिक्चर्स होंगे, तो दैट विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर अटेंशन, ठीक है। सो एनिमल की पिक्चर्स होगी दैट वोंट बी एबल टू अट्रैक्ट मोर अटेंशन, बट इसके बजाय अगर उसमें ह्यूमन बींग्स की पिक्चर्स होंगी, जैसे मेल और फीमेल मॉडल की पिक्चर या किसी भी मेल या फीमेल की पिक्चर होगी, तो दैट विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर अटेंशन। तो कुछ पर्टिकुलर नेचर होना चाहिए स्टिमुलस का टू अट्रैक्ट अटेंशन, टू कंट्रोल और प्रोड्यूस अटेंशन। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस यानी स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या है। अगर वो वीक स्टिमुलस होगा, उस स्टिमुलस की इंटेंसिटी अगर वीक है एज कम्पेयर टू अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस, तो ऑब्वियसली आपकी अटेंशन, आप ज़्यादा जल्दी अटेंटिव किसके तरफ होगे, जिसका स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग होगा, जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी। फॉर एग्जाम्पल कहीं से लाउड साउंड आ रहा है, ठीक है, आपका ध्यान तुरंत उस तरफ चला जाता है। कोई ब्राइट लाइट आ रही है किसी तरफ से, तो आपका ध्यान तुरंत उस तरफ चला जाता है ना, तुरंत अटेंशन हमारी जाती है, राइट। या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, तो यू आर मोर इजली एबल टू गेट अटेंशन ऑफ दैट। तो इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस शुड बी स्ट्रॉन्ग टू अट्रैक्ट मोर अटेंशन। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द स्टिमुलस। साइज ऑफ द स्टिमुलस जनरल रूल है कि अगर कोई भी बिगर ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर ज़्यादा जल्दी ध्यान जाता है, ज़्यादा जल्दी अटेंशन जाती है एज कम्पेयर टू अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी बिगर ऑब्जेक्ट है तो उस पर ज़्यादा जल्दी अटेंशन अट्रैक्ट होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। वो एक बहुत बड़े बैकग्राउंड पे एक बहुत छोटी पिक्चर है, एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो दैट ऑल्सो कैचेज अटेंशन वेरी इजली। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नॉवेल्टी। तो कॉन्ट्रास्ट और चेंज क्या होता है, डेली रूटीन में अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है हमारी, वो मोनोटोनस हो जाती है ना। डेली रूटीन में हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो मोनोटोनस हो जाती है हमारे लिए, लेकिन उसमें अगर हम कोई चेंज कर दें, कुछ चेंजेस इम्प्लीमेंट कर दें, तो दैट इज़ तो उससे क्या होता है, हमारी अटेंशन थोड़ा सा जो है डाइवर्ट हो जाती है ना,
जैसे तो इसका एग्जांपल है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को जब आप एक चार्ट से, मैप्स के हेल्प से और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के इन सब चीज़ों के हेल्प से जब आप पढ़ाते हो तो उसकी अटेंशन ज़्यादा उस टॉपिक पे होती है ना, उसका इंटरेस्ट बना रहता है उस टॉपिक पे। और यही चीज़, सेम चीज़ आप उसको पढ़ाओ, सेम टॉपिक आप पढ़ाओ, लेकिन विदाउट द यूज़ ऑफ मैप्स, विदाउट द यूज़ ऑफ पिक्चर्स, विदाउट द यूज़ ऑफ ग्राफ्स एंड एवरीथिंग, तो इतना ज़्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं होता है ना, इतनी जल्दी वो उसकी अटेंशन उस टॉपिक पे कैप्चर नहीं होती है। तो कॉन्ट्रास्ट चेंज इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। अगर आप डेली रूटीन में एक ही एक्टिविटी कर रहे हो, मोनोटोनस हो रहा है वो, तो उसमें आपका अटेंशन ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ अदर्स इन दैट, तो यू शुड इम्प्लीमेंट सम चेंजेस इन दैट, ठीक है। नॉवेल्टी क्या होता है? नॉवेल्टी का मतलब होता है न्यू। जैसे कोई न्यू बिल्डिंग हो गई, न्यू टीचर्स हो गए, तो इस पे आपका ध्यान बहुत जल्दी जाता है कि स्कूल में एक न्यू टीचर आई है, तो सबकी अटेंशन वही होती है, ओ देयर सम न्यू टीचर इन द स्कूल, अच्छा वहाँ पे एक न्यू बिल्डिंग बन रही है, तो उस चीज़ पे हमारी अटेंशन ज़्यादा जल्दी जाती है, ज़्यादा जल्दी हम उस चीज़ पे अटेंशन देते हैं रादर देन जो डेली रूटीन में है या जो मोनोटोनस एक्टिविटीज़ हैं। लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस, लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस जो है, अब आपने ध्यान दिया होगा कि न्यूज़पेपर्स में जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, अगर वो टॉप पेज पे हो, जो फ्रंट पेज होता है उस पे हो, या ऊपर के जो टॉप सेक्शन होता है, अपर हाफ जो सेक्शन होता है उस पे हो, तो हमारा ध्यान बहुत जल्दी जाता है, ठीक है, रादर देन कि वही सेम एडवर्टीजमेंट अगर न्यूज़पेपर के किसी कॉर्नर में है या लास्ट पेज पे है, तो उस पर बहुत कम अटेंशन जाती है, बहुत रेयर है कि उस पर किसी का अटेंशन कैप्चर हो, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग और प्रोड्यूसिंग अटेंशन। रिपीटिशन ऑफ द स्टिमुलस मतलब बार बार कोई स्टिमुलस अगर रिपीट हो रहा है तो उस पर बहुत जल्दी अटेंशन जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी वो चीज़ अटेंशन कैप्चर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो मिस स्पेल्ड वर्ड्स होते हैं, मतलब कि जो ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग गलत है, अगर वो एक दो बार होगा, एक दो दफ़ा होगा पेज पे, तो आपका ध्यान हो सकता है जाए ना जाए, लेकिन देयर आर मतलब बहुत कम चांसेस है कि उस मिस स्पेल्ड वर्ड पे आपका अटेंशन जाएगा। लेकिन वही मिस स्पेल्ड, उसी पर्टिकुलर पेज पे बार बार वो जो वर्ड्स रिपीट होने लगेंगे, मिस स्पेल्ड वर्ड्स मतलब उस वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है, बार बार जब वही वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई आपके बाद सामने आएगी, बार बार रिपीट होगी, तो बहुत जल्दी आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज रिपीटेशन ऑफ द स्टिमुलस, वो स्टिमुलस जब बार बार रिपीट होता है तो दैट कैप्चर्स अटेंशन वेरी इजिली। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस। तो मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस का मतलब क्या है? मूवमेंट यानी मोशन। तो कोई भी स्टिमुलस का अगर मूवमेंट हो रहा है तो दैट कैप्चर्स आवर अटेंशन वेरी क्विकली एज कम्पेयर टू अ स्टिमुलस दैट डज नॉट मूव, ठीक है। कोई ऐसा स्टिमुलस है जो मूव कर रहा है या जिसमें मूवमेंट हो रही है, तो उस पर हमारी बहुत जल्दी अटेंशन चली जाती है एज कम्पेयर टू अ सेम ऑब्जेक्ट, एज कम्पेयर टू अ स्टिमुलस दैट डज नॉट मूव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो टेलीविजन पे आप देखते होंगे, टेलीविजन या सिनेमा पे वो चीज़ें क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्योंकि मूव कर रहा है, क्योंकि स्टिमुलस का मूवमेंट है, तो हमारी अटेंशन क्या है, घंटों तक बंधी रहती है उसी पर्टिकुलर स्टिमुलस। ऑफ द स्टिमुलस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द अटेंशन। नेक्स्ट इज डेफिनेट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे इफ़ यू वांट टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, if you want to capture the attention of the person onto that object, then it is very important कि उस object का एक definite form हो, एक definite form होगा तभी उस पर जल्दी attention जाएगी। indefinite form होगा या बहुत irregular form होगा तो इतनी जल्दी attention नहीं जाएगा। next is isolation of the stimulus। आइसोलेशन ऑफ द स्टिमुलस, आइसोलेशन मतलब अलूफ, अलोन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में देखा होगा जो कुछ स्टूडेंट्स आगे बैठते हैं और एक स्टूडेंट भी अगर लास्ट बेंच पे बैठा होगा तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पे बहुत जल्दी अटेंशन जाती है टीचर की। टीचर ने जैसे ही एंटर किया, टीचर ने देखा पूरी क्लास है, लास्ट बेंच पे सिर्फ एक स्टूडेंट अकेले बैठा हुआ है, आइसोलेशन में बिल्कुल आइसोलेटेड बैठा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पे बहुत जल्दी अटेंशन जाती है, राइट। तो आइसोलेशन ऑफ द स्टिमुलस ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैप्चरिंग द अटेंशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द attention, external factors that are able to produce and control attention, that are able to influence attention, external factors that are present in the environment. Next है internal factors and conditions। यानी internal factors यानी जो factors या जो conditions within an individual present है that are able to control or produce attention, that is known as internal factors। तो internal factors में there are certain factors। पहला है interest। Interest plays an important role in producing
अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है, ठीक है, और क्रिकेट मैच देखना नहीं पसंद है क्योंकि क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मूवीज़ ही देखोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप मूवीज़ ही देखोगे। तो इंटरेस्ट, जिस भी चीज़ में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होगा उसी चीज़ की तरफ उसका अटेंशन होगा। नेक्स्ट इज मोटिव्स। ह्यूमन जो ड्राइव्स होते हैं, ये ह्यूमन अर्जेस जो होते हैं, जो मोटिव्स होते हैं, जैसे थर्स्ट, हंगर, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन कैप्चरिंग अटेंशन। फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है, तो अगर आपके सामने डिस्टेस्टफुल फूड है ना, जो ऐसा फूड मतलब ऐसा खाना जो आपको पसंद नहीं है, जिसका टेस्ट भी नहीं अच्छा है, आप वो भी खा लोगे क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन जब आपका पेट भरा होगा तो आपके सामने सबसे टेस्टी चीज़ भी पड़ी होगी, आपका सबका मनपसंद खाना भी रखा होगा, तो भी आप उसको नहीं छोड़ोगे क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। तो मोटिव्स भी हैं। अटेंशन मोटिव जो है बहुत जल्दी अटेंशन को कैप्चर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटल सेटअप ऑल्सो डिटरमिन्स अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के टाइम पे जब अगर आपको पता चलती है कि ये छोटी चीज़ भी ना, अगर आपको पता चल जाती है कि ये पढ़ लेते हैं तो ये शायद आ जाएगा एग्जाम में, आपका अटेंशन तुरंत उस छोटी चीज़ पे भी चला जाता है कि नहीं एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। आपने किसी ने बता दिया कि ये चीज़ पढ़ लो, ये हो सकता है एग्जाम में आ गया, तो तुरंत आपका टेंशन, बाकी आप जो रिवाइज कर रहे हो वो सारी चीज़ों को छोड़ के तुरंत आपका टेंशन किस टॉपिक पे चला जाएगा जो सामने वाले ने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो तुरंत आपका जो है मेंटल सेटअप जो है चेंज हो जाता है और तुरंत उस चीज़ पे अटेंशन आपका चला जाता है। नेक्स्ट इज पास्ट एक्सपीरियंस ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैप्चरिंग अटेंशन। पास्ट एक्सपीरियंस जैसे अगर आप कोई पर्सन है जो आपको एडवाइस दे रहा है एंड यू नो दैट पर्सन इज़ गुड, कि वो आपको अच्छे के लिए आपके अच्छे के लिए ही आपको एडवाइस दे रहा है, तो यू विल डेफिनेटली पे अटेंशन टू वॉट एवर ही इज सेइंग। आप जो भी वो पर्सन आपको एडवाइस कर रहा है, आप उसकी बात मानोगे, आप उसको ज़रूर सामने वाले को अटेंशन दोगे। बट उसी की जगह अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे आप जानते नहीं हो, जिसके साथ आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जो भी बोल रहा होगा आपका बहुत जल्दी ध्यान, तो पहली चीज़ तो ध्यान नहीं जाएगा, दूसरी चीज़ अगर ध्यान जाएगा भी तो यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैट, राइट। कर रहा है जो बकवास करने दो, ठीक है। तो दिस इज पास्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज इमोशन। तो इमोशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो इमोशन क्या है? इमोशनल स्टेट भी डिटरमिन करती है अटेंशन को, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका जो कोई एनिमी है, तो आप सिर्फ उसके बैड क्वालिटीज़ पे ही क्यों अटेंशन पे करते हो, राइट, है ना। यही होता है, अगर आपका कोई एनिमी है या कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप पसंद नहीं करते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी जो बैड क्वालिटीज़ है आप सिर्फ उसी पे अटेंशन देते हो। उस पर्सन में चांसेस हैं कि उसमें गुड क्वालिटीज़ भी होंगी, लेकिन आप उन गुड क्वालिटीज़ को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ बैड क्वालिटीज़ पे ही अटेंशन देते हो। वाई? बिकॉज यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ इमोशनल स्टेट विद दैट पर्सन। नेक्स्ट इज हैबिट। तो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट इन अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल अ मैन विल डेवलप एन हैबिट ऑफ अटेंडिंग टू थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर हिम, ठीक है। कोई भी चीज़ जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए अच्छी होगी, नेसेसरी होगी, तो ऑब्वियस ही बात है वो उस चीज़ों पे अटेंटिव रहेगा, उस चीज़ों पे अटेंशन पे करेगा इन कंपैरिजन टू दोज जो चीज़ें उसके लिए अच्छी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट इज एम। सो एवरी मैन और एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ पर्टिकुलर एम और अ गोल। किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई गोल है या एम है कि दैट ही हैज़ टू स्कोर गुड इन एग्जाम, तो डेफिनेटली ही विल पे अटेंशन टू वॉट एवर इज बीइंग टॉट इन द क्लास। नेक्स्ट है मीनिंग। तो जो मीनिंगफुल स्टिमुलस होते हैं उस पर बहुत जल्दी हमारी अटेंशन कैप्चर होती है इन कंपैरिजन टू एनी मीनिंगलेस स्टिमुलस। नेक्स्ट इज डिस्पोजिशन का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी an individual that has some religious disposition, तो definitely he will pay attention to any religious matter. It was all about the internal factors or conditions that influence attention or arouse attention. So next topic we are going to study about is alterations in attention. Basically we are going to study about distraction. ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन मीन्स एनी स्टिमुलस हुज प्रेजेंस इंटरफेयर्स विद द प्रोसेस ऑफ अटेंशन और ड्रॉज अवे अटेंशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच वी विश टू अटेंड। यानी ऐसा स्टिमुलस जिसकी प्रेजेंस जो है वो हमारे अटेंशन की प्रोसेस को इंटरफेयर कर रही है, ठीक है, उसे हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। कोई ऐसा स्टिमुलस जिसकी वजह से हम अटेंशन नहीं फोकस कर पा रहे हैं, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं किसी भी चीज़ पे या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, उसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। ऑल्सो इट ड्रॉज अवे अटेंशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच वी विश टू अटेंड। यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर आइडिया पे अगर हम अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे हमारी अटेंशन जो हो रही है ड्रॉ अवे हो जा रही है, यानी हट जा रही है, तो उस स्टिमुलस को हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एनी पर्टिकुलर स्टिमुलस ड्यू टू एनी स्टिमुलस इन द एनवायरमेंट
उसको हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से हम अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ पे अगर फोकस करना चाह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे हम अटेंशन पे करना चाह रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टिमुलस, दैट इज नोन एज डिस्ट्रैक्शन. सो दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय HR भाटिया इन 1968. अब नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन. तो सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन यानी अब ये डिस्ट्रैक्शन जो है कहाँ से जनरेट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है. तो ये दो टाइप का होता है. एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड नेक्स्ट इज इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी जो फैक्टर्स हमारे एनवायरमेंट में ही प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अटेंशन जो हो रही है हम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से अटेंशन हम नहीं पे कर पा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, या हमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉइस हो गया, म्यूजिक हो गया, इम्प्रॉपर लाइटिंग, ये सारे जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, यानी जो फैक्टर्स हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो बट कहीं से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू अटेंड, यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो ये नॉइज, म्यूजिक और इम्प्रॉपर लाइटिंग क्या हो गया? दीज आर all distraction, these are all external sources of distraction. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरनल फैक्टर्स. कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल इटसेल्फ, जो कि अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. तो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया, आपका इमोशनल स्टेट जो है वो सही नहीं है, या इल हेल्थ है, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो बट आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन. लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं है तो उस वजह से अटेंशन नहीं आ पा रहा है, या बोर्डम, या क्लास में जैसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है एंड यू feeling very bored, so you're not paying attention to whatever the teacher is teaching. So these all are the internal factors of distraction. Now we are going to study about the types of distraction. Okay, तो next topic है types of distraction. Distraction दो टाइप का होता है, एक होता है continuous distraction और दूसरा होता है discontinuous distraction. Continuous distraction नाम से ही क्लियर है, ये जो distraction होता है ये continuous होता है नेचर में. ठीक है, लगातार होता है. ठीक है. तो अगर आप ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है मतलब ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है दिस इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, ये लगातार रहता है. फॉर एग्जाम्पल साउंड ऑफ रेडियो प्लेड कॉन्टिन्यूअसली, नाउ नॉइज एट मार्केट प्लेस एक्सेट्रा. आप मार्केट में हो तो वहाँ से जो भी शोर आ रहा है वो कॉन्टिन्यूअस ही होता है ना. ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर वो आवाज़ है, वो शोर है, फिर वो आवाज़ रुक जाती है या रुक के आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है. वो लगातार वो नॉइज रहता ही रहता है. तो इस टाइप के जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉइज एट मार्केट प्लेस, मार्केट से जो नॉइज आ रहा है उस टाइप के डिस्ट्रैक्शन से आप बहुत जल्दी एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है. इसका मतलब है कि ये आपके काम के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा. उस टाइम पे अगर आप कोई काम भी कर रहे हो और उसके साथ साथ आपको ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन है आपके इन्वायरमेंट में, तो उसके साथ आप बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हो, ये आपके काम में इंटरफेयर नहीं करता है. ठीक है. तो एडजस्टमेंट टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस वेरी क्विकली. नेक्स्ट इज डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन. डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो इरेगुलर इन नेचर होता है, यानी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, लगातार नहीं होता है, रुक के ऐसा डिस्ट्रैक्शन होता है जो कि इरेगुलर होता है. फॉर एग्जाम्पल हियरिंग ऑफ समबडीज वॉइस एवरी नाउ एंड देन, रह के हर थोड़ी देर पे किसी की आवाज आ रही है तो उस चीज से आपको डिस्ट्रैक्शन होने लगता है. ठीक है. अगर आप काम कर रहे हो तो उसके साथ भी आपको ये चीज़ जो है इंटरफेयर करेगी. डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन जो होता है आपके काम के साथ भी इंटरफेयर करेगा एंड यू वोंट बी एबल टू एडजस्ट विद इट. आप इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है. थोड़ी देर आप अटेंशन दे रहे हो किसी भी चीज़ पे, फिर पीछे से आवाज़ आ रही है, थोड़ी देर नहीं आ रही है, फिर थोड़ी देर बाद आ रही है, तो इससे क्या होगा, आपका काम भी इंटरफेयर होगा प्लस यू वोंट बी एबल टू एडजस्ट विद दिस डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन. ठीक है. तो मेन जो डिफ्रेंसिएशन है या जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यही है कि कॉन्टिन्यूअस जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो रेगुलर होता है नेचर में, कॉन्टिन्यूअस होता है नेचर में, और इसके साथ आप बहुत जल्दी एडजस्ट कर लोगे, इसके साथ आपका काम इंटरफेयर नहीं होगा. बट डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन में एवरीथिंग इज नेगेटिव, इसमें सब चीज नेगेटिव है. ठीक है. ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, डिसकंटिन्यूअस होता है नेचर में. ठीक है. इसके साथ आप अपने काम के साथ एडजस्ट, इसके डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन के होते हुए आप अपने काम के साथ डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन के साथ आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकते हो. ऑल्सो इट विल इंटरफेयर विद योर वर्क. सो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रैक्शन में एवरीथिंग इज नेगेटिव. ओके. So this was all about distraction. This was all about attention. Basically जो cognitive process का पहला process है attention, that is completed. वो complete हो गया है. In next video I'll be discussing about the second process of the cognitive process, that is perception. तो next video में हम perception के बारे में पढ़ेंगे. This was all about attention. I hope ये video आपको पसंद आया होगा. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.